कार्बन तथा उसके यौगिक का अगला भाग। अगले भाग में हम लोगों को पढ़ना है समूह या मूलक, ग्रुप या रेडिकल। तो समूह किसे कहते हैं? जैसे कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है, उस कार्बनिक पदार्थ में कोई ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक को एक विशेष गुण देता है या रखता है, ऐसे परमाणु या परमाणु समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समूह या मूलक कहते हैं। यानी किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु या परमाणु समूह जिनके विशेष गुण होते हैं, समूह या मूलक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक यौगिक है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। तो यहां पर दो समूह हैं, एक हम लोग का ये CH3 भाग है और एक जो है OH है। तो CH3 भी एक हमारा समूह है और OH भी एक हमारा समूह है। इसी तरह से एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो इसमें एक समूह हमारा CH3 है और एक समूह हमारा COOH है। यह जो CH3 होता है यह एल्किल समूह कहलाता है। आगे आप पढ़ेंगे एल्केन से एल्किल समूह बनता है। कोई भी एल्केन हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये नाम होता है। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया जाए तो उसमें जो कार्बन होगा उसकी एक संयोजकता फ्री हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, यानी वह किसी दूसरे परमाणु या समूह के साथ एक बंध बनाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो भाग शेष बचता है उसे हम लोग कहते हैं एल्किल समूह। तो जैसे मेथेन है तो मेथेन CH4 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा। तो CH3 को हम लोग मेथिल समूह कहेंगे। इसी तरह से एथेन है C2H6। C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, C2H5 हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एथिल। इसी तरह प्रोपेन से हमारा समूह बन जाएगा प्रोपिल, ब्यूटेन से बन जाएगा ब्यूटिल, ठीक है, एल्किल बनता है। तो यह हमारा एक एल्किल समूह हो गया और एक समूह हमारा COOH है, इसको कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। अभी आगे आपको हम बताएंगे डिटेल इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे दो तरह के समूह हैं। इस तरह से हमारे कार्बनिक यौगिकों में कई समूह हैं। समूहों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया है, आगे देखेंगे आप। अब अगली चीज हमारा है क्रियात्मक समूह। तो ये तो इसमें दो दो समूह हैं, लेकिन दोनों ही क्रियात्मक समूह नहीं। कार्बनिक यौगिक में दो समूह होता है। एक समूह होता है जो उस यौगिक के भौतिक गुण को निर्धारित करता है और एक समूह होता है जो उसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। तो जो भौतिक गुण को निर्धारित करता है वह हमारा एल्किल समूह कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए मेथिल, यहां पर भी है मेथिल, ये एल्किल समूह है, ये भौतिक गुण को निर्धारित करते हैं। और क्रियात्मक समूह जो होता है उस समूह को कहते हैं जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो रासायनिक गुण को निर्धारित करने वाले समूह को हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह या मूलक जो उसके रासायनिक गुण को
निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। इस क्रियात्मक समूह के आधार पर यौगिकों की कई श्रेणियां बनाई गई हैं। जैसे एल्कोहल श्रेणी है, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH। एल्कोक्सी ग्रुप आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाएगा, तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, COOH। इसी तरह से एल्डिहाइड होता है, CHO समूह होता है। ईथर होता है, उसमें क्रियात्मक समूह O होता है। कीटोन होता है, उसमें क्रियात्मक समूह CO होता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे एमाइड है, उसमें क्रियात्मक समूह CO यानी H2 होता है। एमीन है, क्रियात्मक समूह यानी H2 होता है। नाइट्रोएल्केन है, क्रियात्मक समूह नाइट्रो NO2 ग्रुप होता है। हाइलोएल्केन है, उसमें क्रियात्मक समूह हाइलोजन होता है, हैलाइड होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। साइनाइड समूह होता है, Cl उसमें क्रियात्मक समूह। तो अभी आगे आपको हम चर्चा करेंगे कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं। तो इस तरह से जैसे मेथिल एल्कोहल है, एल्कोहल श्रेणी में क्रियात्मक समूह OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल जैसे यौगिक है, इसमें COH, इसको कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। और एल्डिहाइड में CHO होता है। अब इसके बाद अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। सजातीय श्रेणी क्या होती है? सजातीय श्रेणी समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को, समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर, उनके अणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है, उस श्रेणी को हम लोग कहते हैं सजातीय श्रेणी। यानी सजातीय श्रेणी की विशेषता क्या हो गई कि इसमें क्रियात्मक समूह एक समान होना चाहिए, एक जाति के होने चाहिए, इसीलिए तो इसका नाम है सजातीय। स माने समान, जातीय माने जाति हो गया। एक जाति के यानी एक गुण के, यानी एक रासायनिक गुण वाले, अर्थात एक क्रियात्मक समूह वाले हो जाएगा ना। तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी बनती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब जैसे मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल की सजातीय श्रेणी बनाना है तो जैसे ये CH3OH मेथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल, C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल, C4H9OH ब्यूटिल एल्कोहल और C5H11OH पेंटिल एल्कोहल नाम है इसका, साधारण नाम। अब इसमें देखिए क्रियात्मक समूह, देखिए सब में क्या है? OH है, सब में OH है, तो क्रियात्मक समूह क्या हो गया? समान हो गया। लेकिन देखिए इसमें एल्किल समूह क्या है? सब में भिन्न भिन्न है। तो एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं और क्रियात्मक समूह क्या होता है? समान होता है। अब इनका अणु भार देखा जाए तो सबके परमाणु भारों को जोड़िए तो मेथिल एल्कोहल का 32, अगले का 46, फिर 60, फिर 74, फिर 88। यानी ये अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। तो यह मेथिल एल्कोहल की क्या हो गई? सजातीय श्रेणी हो गई। यानी मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये सजातीय श्रेणी हो गई। सजातीय श्रेणी की क्या विशेषताएं होती हैं? सजातीय श्रेणी की विशेषता होती है कि इसमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं। समय क्रियात्मक समूह क्या रहेगा? समान। समान सामान्य सूत्र एक होता है, यानी इनका सामान्य सूत्र देखा जाए तो सामान्य सूत्र क्या होगा? एक जैसा होगा। अब एक जैसा, जैसे एल्कोहल का सामान्य सूत्र की हम बात करें तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CN
H2N प्लस 1 OH। देखिए ये सामान्य सूत्र होगा, Cn H2N प्लस 1 OH, ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। यानी N का मान हम 1 से ले सकते हैं, 1 2 3 4 जितना चाहे, 1 से लेके आगे तक। तो यदि N का मान 1 रखेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा 1, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, N की जगह 1 रखेंगे तो 1 2 आए 2 आए 3, तो CH3 आगे OH। तो देखिए N का मान 1 रखने पर सूत्र मिलेगा CH3OH। अगर N का मान 2 रखिए तो कार्बन 2 हो जाएगा, तो देखिए कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 1 5, तो H हो जाएगा 5, और फिर आगे क्या लिखना है OH। तो सबको अगर आप टैली कराएंगे उससे तो इन सबका सामान्य सूत्र क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो इनका सामान्य सूत्र एक सा होता है। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एल्किल समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, समान होता है। और दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, यानी क्रम से यौगिक लिखे गए हैं। कार्बन की संख्या क्रमशः है, बढ़ रही है। तो आप कोई भी दो क्रमागत सदस्य यौगिक लेंगे तो उस यौगिक में कितने का अंतर होगा, CH2 का, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। मिलाइए, जैसे यह एक कार्बन का यौगिक है, यह 2 कार्बन, एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये क्रम से लिखे गए हैं। तो यहां पर देखिए इस यौगिक और इस यौगिक दोनों में तुलना करिए तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों को तुलना करेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 1 कार्बन बढ़ गया, 3 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, बाकी OH, यानी दोनों में अंतर कितने का हो गया, CH2 का। उसी तरह इसमें और इसमें मिलाएंगे तो यहां भी डिफरेंस आपको कितने का मिलेगा, CH2 का मिलेगा। अगर यहां मिलाएंगे तो यहां भी आपको डिफरेंस कितने का मिलेगा, CH2 का। यानी दो क्रमागत सदस्यों में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। और भी हम विशेषता लिखना चाहें तो एक 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि इनमें एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। एक और आप दे सकते हैं कि इनमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं, जो कि यहां दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सजातीय श्रेणी की विशेषता हो गई। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं, वही नामकरण है। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए 2 सिस्टम बनाया गया। एक का नाम है साधारण नाम पद्धति, या इसी को निरर्थक नाम पद्धति कहते हैं, ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ट्राइवियल सिस्टम। और एक कहलाता है आयुपैक पद्धति, IUPAC, आयुपैक पद्धति चाहे सिस्टम। साधारण नाम पद्धति में, निरर्थक नाम पद्धति में क्या है कि कार्बनिक पदार्थों का जो नाम रखा गया उन कार्बनिक पदार्थों के गुण के आधार पर, चाहे उनके बनाने की विधि के आधार पर, चाहे स्रोत के आधार पर, या उसके किसी विशिष्ट गुण के आधार पर यौगिकों का नाम रखा गया, और वह कहलाता है साधारण नाम पद्धति या निरर्थक नाम पद्धति। लेकिन इस पद्धति द्वारा सभी यौगिकों का नाम रखना संभव नहीं था, और वह यौगिक एक ही नाम से विश्वविख्यात नहीं हो पाया। कुछ हद तक, कुछ एरिया तक वो सीमित रह गया और विश्व में उसका एक नाम नहीं हो पाया, इसलिए बाद में यह पद्धति फेल हो गई। इस पद्धति के अनुसार जैसे एसिटिक अम्ल है तो एसिड
एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल क्यों रखा गया? क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है यह सिरके का मुख्य अवयव है। सिरके में यह पाया जाता है और सिरके का लैटिन भाषा में नाम एसिटम होता है। एसिटम माने सिरका होता है, विनेगर। तो उसके नाम से इसका नाम रख दिया गया एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल होता है HCOOH। फार्मिक अम्ल ये लाल रंग की चींटियां होती हैं, लाल चींटी, तो उसको फार्मिका, उसका वैज्ञानिक नाम फार्मिका है। तो उस फार्मिका के नाम से जो है इसका नाम रखा गया फार्मिक अम्ल। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, एप्पल में, और सेब का वैज्ञानिक नाम होता है पाइरस मैलस। वंश और जात से वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है किसी जंतु या वनस्पति का, तो सेब का वैज्ञानिक नाम पाइरस मैलस होता है। तो मैलस के कारण इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या रख दिया गया? मैलिक अम्ल रख दिया गया। सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, मौसमी में पाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस की वैरायटी है वो, सिट्रस जीनस है, वंश। तो सिट्रस होने के कारण उसमें जो अम्ल है खट्टा वाला, उसका नाम रखा गया सिट्रिक अम्ल रखा गया। ऑक्जेलिक अम्ल, यह ऑक्जेलस नाम के पौधे में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ऑक्जेलिक अम्ल है। इमली खट्टी होती है, आप लोगों ने खाया होगा। तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इमली का वैज्ञानिक नाम होता है टैमेरिंडस इंडिका। तो टैमेरिंडस इंडिका नाम होने के कारण उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम रख दिया गया टार्टरिक अम्ल। इसी तरह से दूध में भी एक अम्ल पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे, उसका नाम क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, दूध में पाया जाने वाला अम्ल। तो इस तरह से कुछ यौगिकों का नाम रखा गया, लेकिन सभी यौगिकों का नाम रखना संभव नहीं। बाद में IUPAC सिस्टम आया, इसके पहले और भी तमाम सिस्टम आए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, वो फ्लॉप हो गए। जो सबसे सफल नामनक्लेचर था वह है IUPAC सिस्टम। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय रसायनज्ञ संघ। तो यह एक वैज्ञानिकों का पैनल था, वैज्ञानिकों की कमेटी थी। उन्होंने बैठकर कुछ सुझाव दिए, कुछ नियम बनाए और उन नियमों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नाम रखा गया और उस नाम से उस यौगिक को पूरे विश्व में जाना जाता है। अब जैसे हम लोग का CH4 है, CH4, तो CH4 का IUPAC नाम है मेथेन। तो मेथेन के नाम से यह पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन चूंकि यह दलदली स्थान पर पाई जाती है, तो दलदली स्थान पर पाई जाने के कारण इसका एक और नाम रखा गया है मार्श गैस। CH4 को क्या कहते हैं? मार्श गैस कहते हैं। या फिर कोयले की खानों में यह वायु के साथ मिलकर के विस्फोटक मिश्रण बना लेती है, आग लग जाता है, इसलिए इसका नाम फायर डैम्प भी रखा गया है। तो अलग अलग नाम है, लेकिन विश्वविख्यात नाम कौन सा है? IUPAC पद्धति वाला। तो IUPAC ने क्या सुझाव दिया, क्या नियम बनाया? IUPAC का नियम यह था कि सभी कार्बनिक यौगिकों का नाम एल्केन का व्युत्पन्न मान करके रखा जाएगा। एल्केन यानी किसी कार्बनिक यौगिक में यदि कार्बन की संख्या
1 2 3 4 है इस तरह से, तो उसके लिए कुछ जनक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यदि यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसमें जनक शब्द क्या प्रयोग होगा? मेथ। 2 कार्बन होने पर एथ, 3 कार्बन होने पर प्रोप, 4 होने पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर आक्ट, 9 पर नोन, 10 पर डेक। इसके आगे भी है लेकिन फिलहाल इतना आप जानिए अभी 10 तक। अब जैसे एल्केन श्रेणी का है तो इस जनक शब्द में यह रूट वर्ड है, मूल शब्द है, इसमें क्रियात्मक समूह के आधार पर नामों को जोड़ा जाएगा और यौगिक का नाम बन जाएगा। जैसे एल्केन श्रेणी का है तो एल्केन के लिए IUPAC ने शब्द जो दिया है वो एन है, एन। और एन अनुलग्न, IUPAC ने 2 तरह के शब्द दिए हैं, 2 तरह के शब्द, एक अनुलग्न होता है और एक पूर्व लग्न होता है। अनुलग्न का मतलब कि वो नाम के बाद में जोड़ा जाएगा, जो रूट वर्ड है, मूल शब्द है, जनक शब्द, इसके आगे बाद में। और जो पूर्व लग्न शब्द हैं वो इसके नाम के पहले जोड़ना। तो प से पूर्व लग्न, प से पहले, अ से अनुलग्न, अ से नाम के अंत में। आई बात समझ में? तो अब जैसे एन है, इसके आगे पूर्व लग्न नहीं लिखा है, मतलब ये कौन सा शब्द है? अनुलग्न है, नाम के अंत में लिखना है। तो एन हमको जोड़ना है। तो एक कार्बन का अगर एल्केन होगा तो उसके लिए जनक शब्द मेथ, और मेथ में एन जोड़िए। तो जब मेथ में एन जोड़ेंगे तो नाम क्या बन जाएगा? मेथेन। एथ में एन जोड़िए, एथेन। प्रोप में एन जोड़िए तो प्रोपेन। ब्यूट में एन जोड़िए, ब्यूटेन। पेंट में एन जोड़िए, पेंटेन। ऐसे नाम बनेगा। अब यदि वह यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का है और उसमें एक कार्बन है तो उसमें अनुलग्न ओइक अम्ल जोड़ना है। तो एक कार्बन का होगा तो मेथ में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो पहले इसका एल्केन बनाना होगा, मेथेन, और उसमें ओइक अम्ल जोड़ना होगा तो मेथेनोइक अम्ल बनेगा। यानी पहले तो सभी को एल्केन बनाना है और उसके बाद नाम लिखना है, तो एल्केन का व्युत्पन्न मानकर। अभी नाम आपको हम बताएंगे लिखना। और क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों की कुछ श्रेणियां बांटी गई हैं। जैसे अगर यौगिक में क्रियात्मक समूह COOH हो तो वह किस श्रेणी का माना जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का माना जाएगा। उसके लिए अनुलग्न है ओइक अम्ल। अगर क्रियात्मक समूह OH है तो एल्कोहल श्रेणी, कोई ना कोई एल्कोहल होगा। CHO है तो एल्डिहाइड श्रेणी, CO है तो कीटोन श्रेणी, O लगा हुआ है क्रियात्मक समूह तो ईथर श्रेणी, COR होता है तो एस्टर होता है, CONH2 है तो एमाइड, NH2 है तो एमीन, CN है तो साइनो यौगिक, हाइड्रोजन लगा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई एक लगा हुआ है तो हाइलो यौगिक होगा। NO2 लगा है तो नाइट्रो यौगिक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध, तो वह एल्केन होता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो वह एल्कीन श्रेणी मानी जाती है। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो वह मानी जाती है एल्काइन श्रेणी। ये इनके लिए अनुलग्न और पूर्व लग्न है। तो अनुलग्न और पूर्व लग्न है तो इन नामों को याद रखेंगे। अभी हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, स्पष्ट हो जाएगा।